नोडल एनालिसिस मेथड यूज़ किए थे। कोई भी पैरेलल सर्किट जिसमें नंबर ऑफ मेसेस ज़्यादा है, उस सर्किट को इजीली सिंपल मेथड सॉल्व करने का है वो नोडल एनालिसिस है। नोडल एनालिसिस में हम किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज़ करते हैं। हर एक नोड पर हम एक एक केसीएल का इक्वेशन लिखते हैं, फिर उस किरचॉफ्स करंट लॉ से जो एक करंट इक्वेशन मिलता है, उस हर एक करंट इक्वेशन को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। फिर उन वोल्टेज इक्वेशन को सॉल्व करके हम अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही क्लियर होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड है, तो आपको इससे थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे थ्योरी इतना ही है जैसा मैं बताया, जैसा सॉल्व करते हैं उसी को थ्योरी में लिखना है अगर कभी पूछ दिया तो। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है, एक रजिस्टर, फिर उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स, फिर रजिस्टर है, फिर यहाँ पर एक रजिस्टर, फिर वोल्टेज सोर्स, ये है। ये आपका 20 वोल्ट का है, बैटरी है, वी वोल्टेज। ये 15 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स है। ये 1 ओम का है। ये 0.5 ओम का दिया है क्वेश्चन वाला खुद अपने से। ये 1 ओम का है, ठीक है। ठीक है, फिर और जोड़ा है उन्होंने, ऐसा जोड़ दिए, ऐसा। ये 1 ओम का है, वायर तिरछा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो ये दे दिया, ये 2 ओम का है। क्वेश्चन वाले ने ऐसा सर्किट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि बैटरी के प्लेट को प्लस माइनस मार्किंग किए, नहीं किया रहेगा, समझ जाना। छोटा निगेटिव होता है, बड़ा प्लेट पॉजिटिव। ये छोटा निगेटिव होगा, बड़ा प्लेट पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि सर्किट में जितने भी ब्रांच है, हर एक ब्रांच पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। उन्होंने यही बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रांच करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को निकाल डालो थ्रू नोडल एनालिसिस मेथड। उन्होंने मेंशन कर दिया कि नोडल एनालिसिस मेथड का यूज़ करो, और उस मेथड का यूज़ करके सर्किट के हर एक ब्रांच पर फ्लो होने वाले करंट, ब्रांच मतलब यहाँ पर सिंपल वायर बोल सकते हो। दो नोड के बीच की को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। दो नोड को कनेक्ट करने वाली लाइन को ही क्या बोला जाता है, ब्रांच बोला जाता है। तो जब भी नोडल एनालिसिस से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहले सर्किट में कितने नोड है वो सारे नोड को क्या कर डालो, मार्किंग कर डालो, ठीक है। तो देखते हैं, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 3 या फिर 3 से अधिक, 2 से अधिक जितने ब्रांच कहाँ पर कनेक्ट होंगे वो नोड है। ये एक हो गया ब्रांच, ब्रांच मतलब सिंपल वायर बोल सकते हैं, एलिमेंट। ये 2 एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट। 2 से अधिक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एक नोड कहलाएगा। दिस विल बी नोड नंबर 1, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये एक ब्रांच हो गया, मतलब एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। यहाँ पर भी 2 से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो यहाँ की नोड को हम 2 नंबर का नोड मान लेते हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं नोड ब्रांच नंबर 1, 2, ये ब्रांच नंबर आपका क्या हो जाएगा 3, और ये ब्रांच नंबर क्या हो जाएंगे 4। यहाँ पर भी 2 से अधिक है, मतलब 4 है, तो ये क्या हो जाएगा अपन का नोड नंबर 3। ये 2 नंबर का हो गया, फर्स्ट नंबर का हो गया। सर्किट में जितने भी नोड्स हैं, सारे नोड्स को आपस में क्या कर लो, मार्किंग कर लो, कहाँ कहाँ पर है उसको। फिर दूसरा पॉइंट ये बोलता है, सर्किट के एक नोड को हम कॉमन नोड या फिर रेफरेंस नोड की तरह हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये 3rd नंबर के जो नोड है उसको हम कॉमन नोड कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला नोड इससे भी जुड़ा दिख रहा है,
इससे भी जुड़ा दिख रहा है, इससे भी जुड़ा दिख रहा है और इससे भी जुड़ा दिख रहा है। तो थर्ड नंबर के नोड को हम कॉमन एक रेफरेंस नोड की तरह कंसिडर करेंगे। तो सपोज थर्ड नंबर का नोड एक रेफरेंस नोड है और इस रेफरेंस नोड को हम क्या कर दिए हैं, ग्राउंडेड कर दिए हैं, जिससे इस नोड का वोल्टेज है वो क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गए। तो 0 वोल्ट और 0 पोटेंशियल नोड। तो थर्ड नंबर का जो नोड है वो क्या है, 0 पोटेंशियल नोड है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का नोड है उसको मैंने 0 पोटेंशियल नोड माना, क्योंकि इसी को हम कॉमन नोड की तरह एक रेफरेंस नोड की तरह हम यूज़ करेंगे। और इस रेफरेंस नोड की वोल्टेज को हमने एजम्पशन कर लिया, इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने से इस पर्टिकुलर नोड का या रेफरेंस का वोल्टेज जो है क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ का नोड का वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रोसीजर क्या है कि हर एक जो नोड जहाँ का वोल्टेज अननोन है, उस अननोन नोड के वोल्टेज की वैल्यू को एजम्पशन कर डालो। तो मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज तो नहीं दिख रहा है कहीं से भी कुछ, ये तो यहाँ का वोल्टेज है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है तो यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। तो इस वोल्टेज का इक्वल ये होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सपोज यहाँ की वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ V1 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज भी अलग होंगे। सपोज इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, V2, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर के कारण यहाँ का वोल्टेज अलग होगा और ये वोल्टेज क्या होंगे, अलग होंगे। अगर बीच में ये रजिस्टर नहीं रहता तो बोल सकता था कि ये 20 वोल्ट है, वो इस 2 पॉइंट का वोल्टेज है। लेकिन इन बैटरी और इस जंक्शन के बीच में एक तीसरा एलिमेंट भी आपस में आ गया है कनेक्टेड फॉर्म में, तो उस नोड नंबर 2 का वोल्टेज अलग होगा। सपोज वोल्टेज एट नोड नंबर 1 इज V1 वोल्ट एंड वोल्टेज एट नोड नंबर 2 इज V2 वोल्ट। क्लियर हुआ, ये अगला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हमने वोल्टेज अजम्पशन करने के बाद हर एक नोड, हर एक ब्रांच पे, हर एक एलिमेंट पे फ्लो होने वाले करंट मान लो। ठीक है, अपने तरफ से किसी भी करंट को आते हुए, किसी भी करंट को दूर जाते हुए ले सकते हो। ठीक है, तो ये बैटरी है, बैटरी लगा है डीसी वोल्टेज सोर्स, इसकी पॉजिटिव प्लेट अपर है। तो मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ कि सपोज एक करंट I1 जो है वो इस 15 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से नोड नंबर 1 की ओर जा रहा है। मैं अपने ओर से जाते हुए लिया हूँ इसको, किधर जा रहा है वो, नोड नंबर 1 की ओर, ये एरो से ही पता चलेगा। और इस करंट को क्या मान लिया मैं अपने तरफ से, I1 मान लिया। सपोज इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है, उसको मान लेता हूँ मैं। सपोज इसको मान लेता हूँ मैं अपने तरफ से I2 मान लेता हूँ। क्लियर हुआ, इसको मैं नोड से दूर जाते हुए मान लिया। आप चाहते हो तो उसको भी आते हुए मान सकते हो। तो इनकमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन या फिर आउटगोइंग फ्रॉम द जंक्शन, कैसा भी लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी ब्रांच करंट को इनकमिंग और किसी भी ब्रांच करंट को आउटगोइंग कंसिडर कर सकते हो। बस अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करने। तो इसको मैंने I1 मान लिया। इस वाले करंट को मैं अपने तरफ से आउटगोइंग मान रहा मैं I3। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे कर रहे हैं करके, तो आप फिर से वही बोलूँगा, किसी भी ब्रांच करंट को अपने तरफ से इनकमिंग, किसी को भी आप अपने तरफ से आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन। चाहते हो तो आप सभी को बाहर जाते हुए भी मान सकते हो, चाहते हो तो सारे करंट को आप अंदर आते हुए भी मान सकते हो, इसको कंफ्यूज मत होना। तो मैंने अपने तरफ से इसको 15 वोल्ट के बैटरी से बाहर निकल कर नोड की ओर आते हुए माना, फिर इस वाले ब्रांच को दूर करंट को जाते हुए, इस वाले एलिमेंट पे करंट को भी जाते हुए, इसको I2 मान लिया, इसको I3 मान लिया। क्लियर हुआ। अब सपोज इस 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 20 वोल्ट के बैटरी से एक करंट को बाहर निकलते हुए मान लेता हूँ I3 तक का हो गया है। ये वाले करंट को मैं अपने तरफ से I4, मतलब इस 20 वोल्ट के बैटरी से एक करंट I4 निकला जो नोड नंबर 2 में गया है, इसका मतलब यही हुआ। फिर ये वाले ब्रांच करंट पता है बचा है, इस वाले को मैं अपने तरफ से आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ I5। क्लियर हुआ। तो देख लो, मैंने सर्किट के हर एक नोड को मार्किंग किया,
हर एक नोड पर एक एक वोल्टेज अजम्पशन किया। फिर आफ्टर दैट मैंने हर एक ब्रांच पर एक एक करंट को उसके डायरेक्शन के साथ क्या कर दिया, अजम्पशन कर लिया। हर एक ब्रांच पर एक एक करंट अजम्पशन किया। आप किसी को भी रेंडमली I1 I2 I3 I4 ऐसा मान सकते हो। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि ये I1 है, इधर बस माने, ये इधर क्यों नहीं माने। तो भाई ये 3 नंबर और 1 नंबर के नोड के बीच में पूरा जो वायर है वो अपने आप में एक ही ब्रांच है, तो एक ब्रांच पर तो एक ही करंट फ्लो होंगे। वैसे ये इस 3 नंबर और 1 नंबर के बीच में ये 1 ओम जुड़ा है, तो ये 1 ओम ऐसे पूरा यहाँ तक फ्लो होगा। फिर वैसे 2 नंबर और 3 नंबर नोड के बीच में 2 ओम का रजिस्टर ऐसे जुड़ा है, तो ये पूरा करंट होगा यहाँ तक के लिए। वैसे ही 3 नंबर और इस 2 नंबर के बीच में ये पूरा आपस में सीरीज में है, मतलब ये सिंगल ब्रांच ही है, तो यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट क्या है, I4, मतलब ये ऐसे I4 ही फ्लो होगा। मतलब इस पूरे ब्रांच का करंट I4 है, पूरे ब्रांच का करंट I1 है। हाँ, ये 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में करंट क्या है, I3 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या करंट फ्लो होगा, I3 करंट फ्लो होंगे। क्लियर हुआ। तो ये हो गया अगला प्रोसेस। ऐसी 1 बाई 1 प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि नोडल एनालिसिस ये बोलता है कि सर्किट के हर एक नोड पर क्या करना है, अपन को KCL लगाना है। तो रिफरेंस नोड की वोल्टेज को तो हम जीरो पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम उस कॉमन टर्मिनल को ग्राउंड कर दिए। ग्राउंडेड करने से उस पर्टिकुलर नोड की वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्ट हो, ठीक है। तो 0 वोल्ट हो गए, तो यहाँ पर हमें KCL लगाने का ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस नोड पर कभी भी KCL यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। तो रिमेनिंग जितना भी नोड्स है, इसको छोड़कर 2 नोड बस और बचा, तो इन दोनों नोड पर अपन क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो सो अप्लाई KCL एट नोड नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नोड पर KCL लगाते हैं, ठीक है। नोड नंबर फर्स्ट पर KCL लगाएंगे, अप्लाई, ठीक है, KCL एट नोड फर्स्ट। फर्स्ट नोड पर हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। नोड नंबर फर्स्ट पे KCL लगाएंगे तो देखो नोड पे कौन सा करंट आ रहा है, इधर से I1 आते हुए दिख रहा है, फिर I3 दूर जा रहा है, फिर I2 भी दूर जा रहा है, हमने अपने ओर से माना है, ठीक है। तो कोई भी जंक्शन पर आने वाला जो करंट जो होता है, हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो I1 आ रहा है और I2 और I3 जो करंट है वो जंक्शन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3, क्योंकि I2 और I3 जो करंट है वो आउट गोइंग फ्रॉम दी जंक्शन दिख रहा है। क्लियर हुआ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हर एक इक्वेशन पर हम देखते हैं, हर एक करंट को हम उसके वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। तो चलो वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये I1 करंट है वो कहाँ से कहाँ के बीच जा रहा है। तो ये I1 करंट, ये I1 करंट है वो 15 वोल्ट के बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है और इस 1 नंबर के नोड पर मतलब V1 वोल्ट तक जा रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच का ही वोल्टेज मतलब करंट है वो I1 है। तो 15 वोल्ट के पॉजिटिव से निकला और V1 वोल्ट तक गया, तो 15 वोल्ट है वो I1 के लिए सोर्स वोल्टेज कहलाएंगे और V1 जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन वोल्टेज। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ऐसा होगा, देखो ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ 15 वोल्ट से निकला, चलो यहाँ पर ऐसा आप लोग इधर लिखेंगे, मैं यहाँ पर दिख जाए करके लिखूँगा, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I1 कहाँ से जा रहा है, 15 वोल्ट से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, V1 तक जा रहा है। तो सोर्स वोल्टेज मतलब 15 वोल्ट माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज मतलब V1 तक ही जा रहा है, 15 वोल्ट से निकल कर V1 तक,
डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर 1 ओम, तो ये 1 ओम हो गया। ये I1 का वैल्यू मिल गया। सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, तो 15 वोल्ट से निकला इसलिए वो सोर्स कहलाया। V1 वोल्ट तक गया, इस कारण V1 है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज कहलाया। डिवाइडेड है बीच के उन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम है, इस कारण 1 ले लिया। वैसे I2 देख लेते हैं। I2 कहाँ कहाँ का करंट है? I2 करंट है वो इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है, जो कहाँ से कहाँ जा रहा है? V1 से निकल रहा है और V3 तक जा रहा है। V3 तक जा रहा है मतलब ग्राउंड तक जा रहा है, जिसका वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट है। तो फर्स्ट से 3 तक जा रहा है, तो फर्स्ट सोर्स वोल्टेज होगा और ये क्या कहलाएंगे? डेस्टिनेशन वोल्टेज। तो ये सोर्स वोल्टेज V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाय बीच का रेजिस्टेंस, ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये हो गया। फिर I3 देख लेते हैं अपन। I3 देख लेते हैं। I3 कहाँ है यहाँ पर? I3 कहाँ कहाँ के बीच का है? इस 1 नंबर से निकल रहा है और 2 नंबर तक जा रहा है। तो 1 नंबर है वो I3 के लिए सोर्स वोल्टेज कहलाएगा। V1 जो है कहाँ तक जा रहा है? 2 तक, मतलब V2 तक जा रहा है, तो V2 क्या है? डेस्टिनेशन वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? 0.5 ओम। तो सोर्स मतलब V1 माइनस डेस्टिनेशन मतलब V2 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस मतलब 0.5 ओम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब इस I1, I2 और I3 की वैल्यू को इस 1 नंबर के इक्वेशन पर रख डालो। तो चलो रखते हैं। I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू है 15 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। I2 की वैल्यू क्या है? I2 की वैल्यू है वो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। I3 की वैल्यू क्या है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.5। ये ऐसा निकाला, सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, वही फार्मूले से। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। V1 V2 V3 सारे को अलग अलग जगह करेंगे। सॉरी, लाइट ऑफ हो गया, इन्वर्टर स्विच किया। ब्राइटनेस ज़्यादा करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1, इसको अलग अलग करते हैं। V1 V2 को एक साथ लिखेंगे, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 1 15 होगा, माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 V1 होगा। ऐसा ऐसा अलग अलग कर रहा हूँ मैं। इसको V1 डिवाइडेड बाई 1 होगा, ये क्या होगा? V1 डिवाइडेड बाई 0.5 होंगे, माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.5 होगा। ऐसा होगा, है ना? तो ये 15 डिवाइडेड बाई 1 15 होगा, माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 V1 होगा, और ये क्या होंगे? ये भी V1। V1 को 0.5 से डिवाइड करोगे आधा से, तो ये हो जाएगा 2V1। वैसे V2 को आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2V2 हो जाएंगे। आधा से एक को आप आधा से डिवाइड कर रहे हो, समझो। ठीक है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0.5 है, समझो, ये तो 2 आएगा और इंटू V2 हो जाएगा। अब V1 V2 सबको एक तरफ ले जाओ, ये V1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये V1 प्लस 2V1 माइनस 0.2V2 प्लस ये वाला इधर आएगा तो V1 और इक्वल टू ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो V1 और ये 2V1 सभी सेम साइन है, तो 4V1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4V1। ठीक है, V1, तो ये हो जाएगा 4V1 माइनस 2V2 और इक्वल टू 15। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमने KCL लगाया, KCL को लास्ट में हमने वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, तो वोल्टेज इक्वेशन मिल गया। तो एक नोड नंबर 1 के लिए हो गया। जितने भी नोड हैं हर एक के लिए एक एक KCL इक्वेशन लिखोगे और हर एक KCL इक्वेशन को आप वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो इसको हम वोल्टेज के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट किए तो ये मिल गया। अब दूसरा नंबर का नोड बचा,
हमारा दूसरा नंबर का नोड ये है, ये वाला नोड। इस पर एक केसीएल इक्वेशन बनेगा। इस केसीएल इक्वेशन में I3 इनकमिंग दिख रहा है और I5 आउटगोइंग है और I4 भी इनकमिंग दिख रहा है। तो दो करंट इनकमिंग है और एक करंट क्या दिख रहा है, आउटगोइंग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी केसीएल लगाएंगे। तो केसीएल लगाएंगे तो क्या, अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर 2। I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग, इनकमिंग I3 I4 का जो सम है वो आउटगोइंग I5 का क्या होगा, इक्वल होगा। तो अप्लाई केसीएल एट नोड 2, अप्लाई केसीएल एट नोड 2, नोड 2 पर केसीएल लगाएंगे तो I3 इनकमिंग है और I4 इनकमिंग है और I5 क्या है, आउटगोइंग। तो कोई भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का सम ऑलवेज जंक्शन से आउटगोइंग करंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो सर्किट लिखोगे क्लियर हो जाएगा। ये है, यहाँ से I3 आ रहा है, ये इधर से I4 आ रहा है और I5 जा रहा है। तो इनकमिंग करंट का सम है वो ऑलवेज आउटगोइंग करंट के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस इक्वेशन में I3 I4 और I5 अननोन है। इस अननोन की वैल्यू को हम रिप्लेस करते जाते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। नोडल में यही होता है। तो ये I3 को रिप्लेस करूँगा तो I3 को देख डालो पहले कहाँ का करंट है, ये I3 है, इस वाले ब्रांच का करंट है, ये 0.5 ओम पर। तो I3 जो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, V2 तक जा रहा है। तो सोर्स वोल्टेज V1 होगा, डेस्टिनेशन वोल्टेज इसका V2 होंगे। तो सोर्स वोल्टेज V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज V2 होंगे, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 0.5 ओम। मतलब ये ओम्स लॉ से आया है ना, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वाला फार्मूला। तो सीधा पुट कर दूंगा यहाँ पर। सोर्स वोल्टेज I3 के लिए V1 है, डेस्टिनेशन वोल्टेज I3 के लिए V2 है, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 0.5 ओम। सीधा रख दिया, आप लोग अलग अलग बता भी सकते हो। अब I4 देख लेते हैं। I4 है वो 20 वोल्ट के पॉजिटिव प्लेट से निकल कर इस 2 नंबर के नोड तक जा रहा है। तो ये 20 वोल्ट का बैटरी I4 के लिए सोर्स वोल्टेज है और ये 2 पॉइंट का नोड वोल्टेज V2 है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज है। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, तो 20 वोल्ट माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1, ये I4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट से निकला V2 तक गया और बीच के ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, 1, इक्वल टू I5 देख लो। I5 कहाँ से जा रहा है, V2 से निकल कर ग्राउंड तक जा रहा है, रेफरेंस तक। तो V2 है वो सोर्स वोल्टेज है और 0 है वो क्या है, डेस्टिनेशन वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम। तो सोर्स V2 माइनस डेस्टिनेशन 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा सोर्स V2 माइनस डेस्टिनेशन 0 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस 2। ये ओम्स लॉ से आया है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। तो दो पॉइंट के बीच का करंट ऑलवेज उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच के ब्रांच रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी इसको अलग अलग कर लेते हैं रेशियो को। तो ये V1 डिवाइडेड बाय 0.5, ताकि V1 को एक साथ लिख सको V2 को। तो V2 0 डिवाइडेड बाय 0.5 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 डिवाइडेड बाय 2 होंगे। इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। V1 बाई 0.5 से 1 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2V1 माइनस 0.5 से 1 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2V2 प्लस क्या आ जाएगा 20 माइनस
V2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई 2, सबको अलग अलग कर दिया, जो रेशियो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व किया। अब V1 V2 को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ ले आते हैं। ये V2 है उसको इधर ले आते हैं, कांस्टेंट 20 को उस साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2V1 माइनस 2V2 माइनस V2, और ये हो जाएगा माइनस V2 बाई 2, और इक्वल टू इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा ये। ठीक है, 2V1 तो अकेला है तो ये 2V1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये माइनस 3V2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा V2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको इक्वल टू यहाँ पर ये है माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉरी, अब इसको सॉल्व करना है तो और कर सकते हैं इन दोनों को, चलो कर लेते हैं। ये 2V1, इन दोनों का रेशियो सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3V2 बचेगा, प्लस ये V2 बाई 2, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया ताकि इस रेशियो को सॉल्व कर दूं पहले। ये 2V1, इन दोनों को सॉल्व कर दो, 2 3 6 होगा, 6V2, और ये प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसका गुना इससे किया रेशियो सॉल्व करने के लिए, और ये माइनस 20। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 6 7 हो जाएगा, ये 7V2 हो जाएगा। इस 2 का गुना इससे करो, ऐसा सॉल्व करते हैं फिर से, इस 2 का गुना इधर से, मैथमेटिक्स रूल अब इतना तो आता होगा, 4V1 माइनस ये हो जाएगा 7V2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 20। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4V1 माइनस 7V2 इक्वल टू, इसका गुना इससे कर दो तो माइनस 40। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब 2 इक्वेशन मिला है, एक इक्वेशन नोड नंबर 1 से मिला, वोल्टेज का इक्वेशन है V1 V2 वाला, और एक जो वोल्टेज जो मिला है वो आपका क्या है, ये नोड नंबर 2 से मिला है। ठीक है, 2 वोल्टेज मिला है, और दोनों वोल्टेज को अगर सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अगर मेथड हम यूज़ करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से हमें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है, 2 नंबर और 4th नंबर का इक्वेशन को आप सॉल्व करना मैथ्स का रूल अप्लाई करके। तो 2 और 4th नंबर के इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको V1 और V2 का वैल्यू, V1 V2 आप लोग अपने से निकालेंगे। V1 का वैल्यू 11 वोल्ट आएगा। ठीक है, वोल्टेज है तो यूनिट वोल्ट लिखेंगे। फिर V1 का V2 का वैल्यू 11 आएगा, V1 का जो वैल्यू आएगा 37 बाई क्या हो जाएंगे 4 वोल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये V2 इक्वल टू 11 वोल्ट आया, V1 का वैल्यू 37 बाई 4 वोल्ट आया। तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, चाहे 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाले, मैथमेटिकल विलोपन विधि, ऐसा विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, तो उन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज़ करेंगे तो V1 और V2 की वैल्यू है वो मिल जाएगा। V1 और V2 की वैल्यू जैसे ही मिलेंगे आपको ब्रांच करंट मिल जाएंगे। ब्रांच करंट का वैल्यू कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आप सबको। ठीक है, जैसे कि ब्रांच करंट पूछा है, ब्रांच करंट मतलब हर एक वायर में फ्लो होने वाला करंट। आपको V1 मिल गया है तो I1 निकालना है, I1, तो I1 इक्वल टू वही फिर फार्मूला लगेगा, सोर्स माइनस डेस्टिनेशन। तो सोर्स कहाँ है, 15 वोल्ट से कहाँ तक जा रहा है, V1 से जा रहा है, बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है 1, तो 15 माइनस V1, V1 का वैल्यू कितना आया है, सॉल्व करोगे तो 37 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, सॉल्व करोगे आपको तो
सॉल्व जब करोगे तो आपको ये मिलेगा, I1 की वैल्यू है वो आपको मिलेंगे, I1 की वैल्यू मिलेगा, 1 मिनट, 5.75। कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता, ये आप करोगे बिल्कुल आएगा। ठीक है, कंसेप्ट सीखना है, आंसर में नहीं जाना है, बनाने का तरीका सीखना है आपको। I1 हो गया, फिर I2 देखना है। I2 इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, I2 है वो ये वाला करंट 1 नंबर से 3 नंबर के बीच का ब्रांच। तो ये वही मेथड है, फिर से सोर्स वोल्टेज, सोर्स मतलब V1 माइनस 0 डिवाइडेड बीच रजिस्टेंस 1 है। तो V1 का वैल्यू क्या निकाला आपने, 37/4 माइनस क्या निकाला, 0 डिवाइडेड बाई 1। तो आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको आ जाएगा 9.25 एम्पियर के आसपास आएंगे, 9.25 एम्पियर। आंसर चेक कर लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, I3 का वैल्यू कौन से ब्रांच का करंट है, ये वाले ब्रांच का करंट है। तो ये V1 सोर्स है और V2 क्या है, डेस्टिनेशन सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस। तो ये होगा V1, ये V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस 0.5। ठीक है, तो V1 का वैल्यू रख देना 11, V2 का वैल्यू रख देना यहाँ पर, V1 का वैल्यू है 37/4 है, ये 37/4, V2 का वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय 0.5। ये भी पेन भी आखिरी होने को लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे I3 को, तो आपको मिलेगा 3.5 एम्पियर के आसपास मिलेंगे, 3.5 एम्पियर मिलेगा। फिर उसके बाद I4 सॉरी, दूसरा पेन अभी अवेलेबल है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग सीधा रख देना I4 कहाँ से कहाँ के बीच का करंट है, 20, ये भी गया है। तो इसमें देख 20 से जा रहा है I4 और V2 तक जा रहा है, 20/V2 डिवाइडेड बाई आपका 1। यहाँ V2 का वैल्यू रखना, 20 का वैल्यू रखना, तो जो आएगा वो I4 है। वैसे I5 का वैल्यू रखेंगे, I5 जो है वो कहाँ का है, V2 सोर्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस 2। ये है, यहाँ पर V2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो आएगा वो आंसर है। V2 आपको पता है, V1 पता है, सोर्स माइनस डेस्टिनेशन का फार्मूला लगाना, तो हर एक ब्रांच पर आपको फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।